नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था आंकड़ों का प्रबंधन और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न नंबर 1 से 5 तक। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 1। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। तो हमारे पास क्या दिया गया है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि हमारे पास में क्या था, ये सारे कारण हैं और ये महिलाओं के मृत्यु दर है प्रतिशत में कि कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण महिलाएं मर रही हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या रीजन दे। जनन स्वास्थ्य अवस्था इसमें था 31.8%, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था दी गई है, क्षति का दिया गया है 12.4, हृदय वाहिका अवस्था भी दी गई है, श्वसन अवस्था और अन्य कारण। तो ये सारे आपको आंकड़े दिए गए हैं। अब पूछ क्या रहा है आपसे कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखित रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमें सूचनाएं दी गई हैं इसे हमें आलेखीय रूप में निरूपित करना है। और किस प्रकार करते हैं, तो देखिए बड़ा सिंपल सा है। आपके पास में कारण दिया गया है और महिला मृत्यु दर दिया गया है। तो कारणों को तो हम करेंगे एक्स अक्ष पर प्रदर्शित और महिला मृत्यु दर जो प्रतिशत में है इसे हम करेंगे वाई अक्ष पर प्रदर्शित। समझ में आया। ये सारा जो कारण है ये एक्स अक्ष पर होगा और महिला मृत्यु दर प्रतिशत वाई अक्ष पर होगा। तो देखिए किस प्रकार करेंगे आपको। देखो ये सारे जो कारण हैं ये सारे के सारे कारण हमने एक्स अक्ष पर प्रदर्शित कर दिए। कौन कौन से कारण थे, जनन स्वास्थ्य अवस्था, और जो महिला मृत्यु दर प्रतिशत थी ये हमने वाई अक्ष पर प्रदर्शित कर दी। अब आंकड़ों में देखते जाओ। जो पहला था आपके पास में जनन स्वास्थ्य अवस्था ये था 31.8। तो देखो जनन स्वास्थ्य अवस्था ये हमारा 30 से थोड़ा सा ऊपर जाके 31.8 तक चला गया। भाई वाई अक्ष पर क्या प्रदर्शित है, महिला मृत्यु दर प्रतिशत। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था में 31.8% था। ऐसे ही तंत्रिका मनोविकारी 25.4%, क्षति हमारा 12.4% हो गया, हृदय 4.3, श्वसन 4.1 और अन्य कारण हमारे 22% हो गए। इस प्रकार से हमने इसे आलेखित किया है। सभी को समझ में आया। क्या किया है हमने कि सारे जितने भी कारण थे उन्हें तो एक्स अक्ष पर प्रदर्शित किया है और जो भी हमारे महिला मृत्यु दर प्रतिशत था उसे हमने वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया है। अब देखो तो बात कैसे करेंगे कि जनन स्वास्थ्य अवस्था कितना हो गया, 31.8 हो गया। ऐसे ही तंत्र मनोविकारी ये आपका 25.4 हो गया। इसी प्रकार हम सबके बारे में कह सकते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। अब जैसे आपको बताना हो कि श्वसन से कितनी महिला मृत्यु दर प्रतिशत है, तो देखो श्वसन ये रहा, इसके ऊपर ये रहा, यहां पर वाई देखो कितना है, 4.1 है। तो ऐसे हम बता सकते हैं। तो सभी को समझ में आया कि ये आलेख किस प्रकार बनाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे सभी को। अब देखिए आगे क्या कह रहा है ये कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ा कारण कौन सा है जिसके कारण महिलाओं की स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो देखिए आपने अभी जस्ट आलेखित किया था इन पूरे आंकड़ों को, तो अब बताओ कैसे कहेंगे कि सबसे बड़ा कारण कौन सा है। तो इसका मतलब देखो ये कारण दिए गए हैं, ये महिला मृत्यु दर प्रतिशत दी गई है। तो बताओ कौन सा कारण है जहां पर आपका ये वाई अक्ष सबसे ऊपर जा रहा है। देखो सबसे ऊपर आपका ये वाला जा रहा है, कौन सा, जनन स्वास्थ्य अवस्था। कितना है ये, 31.8। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन सा है, 31.8। और ये किसका है, जनन स्वास्थ्य अवस्था का है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, आपको बोल रहा था कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो कौन सा कारण सबसे बड़ा है, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं जनन स्वास्थ्य अवस्था। समझ में आ गया किस प्रकार किया है।
आपको तो सिर्फ ये देखना है कि y सबसे बड़ा कहां पर है। तो y सबसे बड़ा हमारा इस वाले कारण पर है। कौन सा कारण है ये? जनन स्वास्थ्य अवस्था। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हम आलेख बना रहे हैं और किस प्रकार से हम इसका उत्तर दे रहे हैं। क्लियर? तो अब करते हैं अगला प्रश्न। तो तीसरा है, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर दो में मुख्य भूमिका रही हो। मतलब कि हमें ऐसे दो कारणों का पता लगाना है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हमारी जो दो में थी, कौन सी? जनन स्वास्थ्य, ये हुई है। तो देखिए कौन से दो कारण कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य अवस्थाओं में महिलाओं के मृत्यु के दो कारण हैं हमारे पास। पहला है उचित देखभाल एवं पोषण की कमी। भाई अगर अच्छे से देखभाल नहीं होगी तो मरने की संभावना बढ़ जाती है। और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, तो चिकित्सा सुविधा अगर अच्छे से नहीं मिलेंगी तो भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्लियर बच्चों? आ गया सभी को समझ में? ठीक है, अब देखिए आप इसका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न 2 है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, निकटतम 10 तक की। ठीक है, तो आपके पास में आंकड़े दिए गए हैं। क्या आंकड़े दिए गए हैं? कि ये सारे हमारे पास क्षेत्र हैं और यहां पर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी गई है। अब समझो, जब हम इसे आलेखित करना चाहते हैं तो किसी एक को तो x अक्ष पर निरूपित करेंगे और किसी दूसरे को y अक्ष पर। तो देखो ये जो क्षेत्र है इसे तो करेंगे हम x अक्ष पर निरूपित, और ये जो हमारे पास में संख्या दी गई है इसे हम करेंगे y अक्ष पर निरूपित। तो यहां पर कैसा हो जाएगा? अनुसूचित जाति के 940, अनुसूचित जनजाति के 970। तो ऐसे ही इसको x पर और इसके लिए जो ये संख्या है इसे करेंगे हम y पर। तो देखिए किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखो ऊपर दी गई संख्याओं को हमें दंडालेख में निरूपित करना है, तो ये हमने बनाया है दंडालेख। अब समझो देखो कैसे बनाया है। जो हमारा x अक्ष था वहां पर तो हमने क्षेत्र को निरूपित किया है, जैसे हमारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये हमारा पिछड़ा जिला हो गया, इसी तरह से। और जो हमारा y अक्ष था वहां पर हमने संख्या को निरूपित किया है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को निरूपित किया है। क्लियर बच्चों? अब देखो अनुसूचित जाति के कितने थे? 940 थे। तो y पर जाइए 900 और 900 से थोड़ा सा ज्यादा, ये हो गया 940 हो गया। क्लियर? इसी प्रकार देखो अनुसूचित जनजाति के 970, ऐसे ही गैर अनुसूचित जाति के हमारे हो गए 920। तो इसी प्रकार में हमने क्षेत्रों को x पर कर दिया और इसकी जो संख्याएं थी इन्हें y अक्ष पर निरूपित कर दिया, और इस प्रकार हमारा ये आलेख बनकर तैयार हो गया। अब समझो एक बात कि जो हमने y अक्ष पर एक बड़ा खाना माना है, जो हमारे ग्राफ में y अक्ष पर एक बड़ा खाना होता है, उसके लिए हमने पैमाना लिखा है 100 लड़कियां। कितना लिखा है? 100 लड़कियां। देखो 100, 200, 300, 400, तो इसका मतलब एक बड़ा खाना बराबर हमारे 100 लड़कियां हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये कर दिया इसे आलेखित। बहुत सरल है, बस हमें क्या करना है? x अक्ष पर क्षेत्र को आलेखित करना है और y अक्ष पर संख्याओं को। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखो आप कौन कौन से निष्कर्ष इस आलेख से निकाल सकते हैं। तो यदि हम इस आलेख की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि बताओ सबसे ज्यादा जो संख्याएं हैं वो कौन से क्षेत्र की हैं। तो यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे पास 970 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास अनुसूचित जनजाति में क्या होगा? प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। कहां पर होगी संख्या सबसे ज्यादा? अनुसूचित जनजाति में। और सबसे कम कहां पर होगी? सबसे कम होगी हमारी ये 910 यानी शहरी क्षेत्र में। सबसे ज्यादा कहां होगी? अनुसूचित जनजाति की, और सबसे कम होगी हमारी शहरी। क्लियर बात है? तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों? तो हम यहां पर कह सकते हैं
कि प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कहां पे ज्यादा होगी? अनुसूचित जनजाति की सबसे ज्यादा होगी, अनुसूचित जनजाति की सबसे ज्यादा तथा शहरी की सबसे कम होगी। शहरी की क्या हो जाएगी? सबसे कम होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो शहरी की आपकी जो संख्या है वो सबसे कम हो जाएगी और अनुसूचित जनजाति की सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आया? तो देखिए आप इसमें अब तीसरा प्रश्न, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टी हो गई और यहां पर जीती गई सीटें हो गई। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ पार्टियां हैं और ये इनकी जीती गई संख्याएं हैं। क्या पूछ रहा है आपसे कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचना है। तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा है, देखो क्या कर सकते हैं। हमारे पास में ये आंकड़े दिए गए हैं, तो एक को तो एक्स अक्ष पर और दूसरे को वाई अक्ष पर। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन्हें तो हम एक्स अक्ष पर निरूपित करेंगे, जीती गई सीटों को करेंगे हम वाई अक्ष पर निरूपित। तो कैसे करेंगे? देखो बड़ा सिंपल सा है, क्या करेंगे? तो देखो ये हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये सारी हमने एक्स अक्ष पर निरूपित कर दी, ए बी सी डी ई एफ, और वाई अक्ष पर हमने निरूपित किया है जीती गई सीटों को। जीती गई सीटें हमने कर दी वाई अक्ष पर। और देखो क्या हो जाएगा, तो पार्टी ए ने कितनी सीटें जीती थी? 75 सीटें जीती थी, तो हमने यहां पर इसे 75 पे बना दिया। फिर पार्टी बी ने जीती थी 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ पार्टी ने जीती है 37 सीटें। तो इस प्रकार हमने इन्हें क्या कर दिया? आलेखित कर दिया। बहुत सरल है, एक्स अक्ष पर राजनीतिक पार्टियां, वाई अक्ष पर जीती गई सीटें, और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर हमारी यहां पर हो जाएंगी 10 सीटें। क्लियर बात है? कितनी सीटें हो जाएंगी? 10 सीटें। तो आप चाहो तो पैमाना लिख सकते हो। क्या लिख देंगे पैमाना में? देखो अगर हम लिखना चाहें तो पैमाना वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 सीटें। ठीक है, एक बड़ा खाना कितना हो गया? 10 सीटों के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इस प्रकार इसे आलेखित कर दिया है। अब देखो किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं? तो देखो बताओ, चलो देख के, ये आपके पास में आंकड़ा है। अब बताओ कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने सर्वाधिक सीटें जीती हैं? तो हमने बताया है वाई का मान जिसका सबसे ज्यादा होगा या फिर जो सबसे ऊंचा बनेगा वही क्या होगा? हमारा सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए ये 75 सबसे ऊंचा है इन बाकियों से, इसका मतलब पार्टी ए ने सबसे ज्यादा सीटें यहां पर जीती हैं। तो हम लिख सकते हैं पार्टी ए ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। ठीक है, पार्टी ए ने हमारी यहां पर सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। क्लियर? आगे आपको समझ में कैसे करना है? सबसे पहले हमने आलेख बनाया और वहां से हमने कहा कि भाई ये जो ए वाला है ये सबसे ऊंचा जा रहा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा हमारा ये ए 75 हो गया। तो सबसे ज्यादा सीटें पार्टी ए ने जीत ली। ठीक है, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन 4 है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। तो देखो ये हमारे पास में सारणी हो गई जहां पर लंबाई दी गई है हमें मिलीमीटर में और पत्तियों की संख्या दी गई है हमें इस प्रकार। अब पूछ क्या रहा है बच्चों?
यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। क्या पूछ रहा है? आयत चित्र। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है। अब गौर से देखो इसको। आपको कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है क्या? देखो, लंबाई आपको दी गई है, लेकिन ये जो वर्ग अंतराल है ये कैसा है? ये वर्ग अंतराल हमारा सतत नहीं है। देखो 118 से 126, लेकिन यहां पर 126 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर आ रहा है 127। इसी प्रकार यहां 135 है, यहां आना चाहिए 135, लेकिन यहां आ रहा है 136। इसका मतलब यहां पर जो वर्ग अंतराल है वो हमारा सतत नहीं है, और आयत चित्र में हमें वर्ग अंतराल सतत चाहिए होता है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्ग अंतराल कैसा नहीं है? वर्ग अंतराल सतत नहीं है। ठीक है, तो हमारा वर्ग अंतराल यहां पर कैसा नहीं है? सतत नहीं है। अब देखो, अब हमें वर्ग अंतराल को सतत करना होगा, लेकिन वो कैसे किया जाए? तो आप गौर से देखो, यहां पर 126 है और यहां पर 127 है। तो वर्ग अंतराल सतत करने के लिए यहां पे और यहां पे मान कैसा आना चाहिए? समान आना चाहिए। और मतलब बेसिकली यहां पे जो एंड में आ रहा है वो अगले वाले में पहले आएगा। तो अब देखो 126 और 127 में अंतर है एक का। हम कह सकते हैं 127 माइनस 126 बराबर किसका, कितने का फर्क है? एक का फर्क है। और जैसे ही हम भाग देंगे दो का तो ये हो जाएगा 0.5। तो अब देखो, हम यदि 0.5 को पहले वाले में से घटाएं और दूसरे वाले में क्या करें? जोड़ दें। गौर से देखो, 117.5 से लेके 126.5, तो हमने क्या किया है? पहले में तो 0.5 को घटाया है और दूसरे में हमने 0.5 यहां पर जोड़ा है। तो देखो, जैसे ही हमने पहले वाले में घटाया दूसरे में जोड़ा, यही प्रोसेस हम करेंगे अगले के लिए। तो ये हो जाएगा 126.5 और ये हो जाएगा 135.5। ऐसे ही दोबारा देखो, 135.5 और यहां हो जाएगा 144.5। और इसी प्रकार जब हम करते जाएंगे तो देखो 126.5, 126.5, अर्थात ये जो हमारा होगा ये कैसा हो जाएगा? वर्ग अंतराल सतत हो जाएगा। तो आप सबको समझ में आया कि इस वाले में क्या प्रॉब्लम थी? यहां पर वर्ग अंतराल हमारा सतत नहीं था। तो देखिए क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को हम सतत कर देंगे। 117.5 से 126.5, इस तरह से हमने वर्ग अंतराल को सतत कर दिया और यहां पर हमारे पत्तियों की संख्या आ गई। तो अब बताओ, क्या हम आयत चित्र बना सकते हैं? बहुत आराम से बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आयत चित्र। कैसे करेंगे? देखो, यहां पर इसको तो हमने एक्स अक्ष पर कर दिया, पत्तियों की संख्या को हमने वाई अक्ष पर कर दिया। और ध्यान रखना, इससे पहले जो बनाए थे वो दंडालेख थे, ये हमारा आयत चित्र है। तो आयत चित्र में क्या होता है? अंतर नहीं होता है, तभी तो कहा है वर्ग अंतराल सतत होना चाहिए। तो देखो 117.5 से लेके 126.5, कितने पत्तियां? 3 पत्तियां। तो 117.5 से 126.5 पर 3 पत्तियां। 126.5 से 135.5 पर कितनी पत्तियां? यहां 5 पत्तियां। इसी प्रकार इस वाले पर हमारे पास 9 पत्तियां, अगली हो जाएंगी 12 पत्तियां, फिर इस वाले में हो जाएंगी 6 पत्तियां। इस तरह से ये हमारा चलता जाएगा। समझ में आया सभी को किस प्रकार से हमने यहां पर आयत चित्र बनाया है? तो आप बताओ, यदि मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा पत्तियां कहां पर है, तो आप आयत चित्र में देखोगे कि सबसे ऊंचा ये वाला है और ये हमारा 144.5 से 153.5 के बीच वाला भाग है। और सबसे कम कहां पर है? ये 171.5 से 180.5 का भाग। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा आयत चित्र। ठीक है, अब देखो आप, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है?
तो आप बताओ, क्या हम इन जो हमारे पास आंकड़े थे, क्या किसी अन्य तरीके से हम इन्हें आलेखित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और वो अन्य तरीका कौन सा है? वो है बारंबारता बहुभुज। पढ़ा था ना हमने, बारंबारता बहुभुज। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम इन आंकड़ों को निरूपित कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? बारंबारता बहुभुज। अगला देखो, अगला है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? बताओ, क्या सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक होगी? तो देखिए, तो कैसे देख सकते हैं? देखो, बड़ा सिंपल सा है। आप देखो, ये आपके पास में आयत चित्र है। क्लियर बात है? हमें पूछा है कि क्या पूछा गया बच्चों? 153 मिलीमीटर। तो सबसे पहले तो देखो कि क्या ये सही है कि 153 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक देखो कहां पर है पत्तियां? सबसे अधिक पत्तियां हैं आपकी इस वाले भाग में, 144.5 से 144.5 से ये आपके 153.5। तो आप बताओ, क्या हमारी 153 वाला जो है वो सबसे ज्यादा पत्तियां दे रहा है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 153.5 वाला भी दे रहा है, 145 भी दे रहा है, 146 भी दे रहा है, 147 भी दे रहा है। इन दोनों के बीच में जो भी होगा वो हमें 12 पत्तियां देगा। कितनी देगा? 12 पत्तियां, सबसे ज्यादा। तो हमारा क्या हो गया उसका उत्तर? उसका उत्तर हो गया हमारा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। और इसका कारण क्या देंगे? इसका कारण देंगे क्योंकि 144.5 से 153.5 के बीच में 12 पत्तियां हैं। कितनी पत्तियां हैं? 12 पत्तियां हैं। तो कैसे हो जाएगा सबसे ज्यादा? जब ये पूरा की पूरा अंतराल में ही 12 पत्तियां हो रही हैं, तो एक सर्वाधिक कैसे दे देगा? इसलिए इसका उत्तर हो गया नहीं। ठीक है, ये समझ में आया किस प्रकार से किया है? भाई 153 वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए। सबसे ज्यादा इस पूरे अंतराल में आ रही हैं 12 पत्तियां, तो इस पूरे अंतराल में 12 हैं, यानी 144.5 वाला भी होगा सबसे ज्यादा, 146 होगा, 47, 148, 149, 150, 153, ये सब में क्या होगा? सबसे ज्यादा पत्तियां होंगी। तो ये आपका अकेला नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। तो देखिए, प्रश्न 5 है, नीचे की गई सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। ये आपका जीवन काल का अंतराल है और यहां पर आपके लैंपों की संख्या दी गई है। और जो वर्ग अंतराल है वो कैसा है? सतत है कि असतत है? 400 यहां पर है, 400 यहां पर, 500 500, 600 600, 700 700। इसका मतलब हमारा वर्ग अंतराल सतत है। तो देखो क्या पूछ रहा है, एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। तो किस प्रकार बनाएंगे आयत चित्र? बड़ा सिंपल है। ये वाला जो जीवन काल है ये हो जाएगा एक्स अक्ष पर निरूपित, लैंपों की संख्या हो जाएगी वाई अक्ष पर निरूपित। तो किस प्रकार करेंगे? देखो, ये हमारा हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष पे हो गया और ये लैंपों की संख्या हमारी वाई अक्ष पर निरूपित हो गई। और देखो, 300 से 400 के बीच में 14, 400 से 500 के बीच में 56, 500 से 600 के बीच में 60, 600 से 700 86, 700 से 800 74, 800 से 900 62, 900 से 1000 48। तो इस प्रकार हमने आयत चित्र यहां पर बना लिया। अब बताओ इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने यहां सीधी लाइन ना खींच के यहां पर इस प्रकार बनाया है। देखो, इसका मतलब है कि हमारा ये जो अक्ष है ये 0 से प्रारंभ हो रहा है। भाई यहां पर हमने देखो चालू सीधा 300 से कर दिया, लेकिन आता तो 0 से प्रारंभ है, तो इसलिए इसका मतलब यह है कि इसके आगे भी है, लेकिन हम चालू 300 से कर रहे हैं। क्लियर? और पैमाना लिखना चाहो तो वाई अक्ष पर एक पैमाना कितना है? आपके 10 लैंप है। कितना है आपका पैमाना? वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 लैंप। ठीक है, सभी को समझ में आ गया किस प्रकार से हमने आयत चित्र को बनाया है? ठीक है बच्चों,
अब देखो आप अगला, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक हैं? आपको सिर्फ इतना बताना है कितने आपके पास लैंप हैं जिनका जीवन काल 700 घंटों से अधिक होगा। तो देखो 700 तक तो आपके पास ये हो गया, ये क्या है 700 घंटों तक, लेकिन हमें बताना है 700 घंटों से अधिक, यानी कि ये वाला जो भी हिस्सा है यहां से यहां तक का, ये हमारा क्या है 700 घंटे से ज्यादा है। तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, 74, 62, 48। तो 74, 62, 48, तो बस हम यहां जोड़ देंगे 74, 62, 48। तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 110, 184। तो क्या हो जाएंगे, 184 लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं। अतः 184 लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, 700 घंटों से अधिक है। आगे समझ में, कितनों के हैं, आपके 184 लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। तो बच्चों हम ये वाली कक्षा करते हैं यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न 1 से लेके 5 तक को हल किया है और इसके बाकी के प्रश्नों को हम अगली कक्षा में हल करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।